हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले अपना नेक्स्ट थ्योरी वाला चैप्टर। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जो भी हमारे थ्योरी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस है वो मैं 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे करवा के क्लब करवा के फिर उनके क्वेश्चंस एक ही टाइम में टेकअप करूंगी। रीजन बिहाइंड दिस इज हमारा सिंपल सा मोटिव ये है कि जब तक हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो तब तक हमारा इट सेल्फ 3 to 4 टाइम रिविजन हो जाए। अभी ताजा ताजा हमारे माइंड में होगा डिमांड एंड रिकवरी, क्योंकि हमने कल देखा है। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। कंटिन्यू टू में मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम, तो क्या होगा कि अभी हमें माइंड में हमारे फ्रेशली है वो चीज, बट क्या होगा 3 to 4 डेज के अंदर हम उस चीज को भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि यस अब हम भूलना स्टार्ट हो चुके हैं, फिर से मैं टेकअप करूंगी रिविजन। एक साथ फास्ट रिविजन, सुपर फास्ट रिविजन लेंगे, उसके साथ क्वेश्चंस क्लब कर देंगे। तब तक हमारे 3-4 चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे यहाँ से। एंड रही बात एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। रीजन बिहाइंड दिस इज की एमसीक्यूज के ऊपर ही मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, सो दैट आप लोगों को अगर कभी रेफर भी करने हो यू कैन डू दैट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर असेसमेंट एंड ऑडिट। यस, असेसमेंट एंड ऑडिट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम करेंगे अपील एंड रिविजन। असेसमेंट एंड ऑडिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि असेसमेंट एंड ऑडिट का मतलब क्या, ये चैप्टर आया ही क्यों। अब मुझे एक बात बताओ, हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सब निकालना पड़ेगा। तो असेसमेंट क्या आता है, असेसमेंट क्यों आता है, ताकि हम टैक्स को डिटरमाइन कर पाए, ताकि हम टैक्स का डिटर्मिनेशन कर पाए। असेसमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टैक्स। असेसमेंट क्यों यूज होता है, ताकि आप टैक्स का डिटर्मिनेशन कर पाओ, ताकि आप टैक्स का डिटर्मिनेशन कर पाओ। तो क्या यूज होता है इसके लिए, इसके लिए यूज होता है असेसमेंट। एंड ऑडिट क्या होता है आप मुझे बताएंगे, मन में सोचो ऑडिट क्या होता है। जो आपने असेसमेंट किया उसको स्क्रूटनी करने के लिए, क्या जो हमने असेसमेंट किया वो सही किया या गलत किया, सही या गलत देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, सो दैट हमें उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाए वो फेयर है, सही है या नहीं है। दैट्स व्हाई ऑडिट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। तो हमने चैप्टर का मीनिंग समझ लिया। असेसमेंट क्या था, असेसमेंट था टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, असेसमेंट होता है। एंड ऑडिट होती है उसकी स्क्रूटनी, सो दैट वी कैन वेरीफाई वेदर दीज असेसमेंट्स आर डन करेक्टली और नॉट। चलिए सबसे पहले आएगा सेल्फ असेसमेंट। अब एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात मुझे बताओ, कितने सारे टैक्स पेयर हैं हमारे सामने, क्या सबका टैक्स असेसमेंट जो है गवर्नमेंट खुद से कर सकती है, नहीं। तो क्या ऑप्शन दिया गया, आप रिटर्न्स भरो, अपने हिसाब से अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करो एंड टैक्स पे कर दो, फिर जिसका केस स्क्रूटनी में आएगा उसका हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला असेसमेंट क्या हुआ, सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहला असेसमेंट क्या हुआ, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में देखो क्या होता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड है, तो क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन अपनी इनकम टैक्स जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा, नहीं करेगा। तो किसको बोल दिया गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है वो खुद को असेस करेगा टैक्स पेबल बाय हिम। एक पीरियड दे दिया गया कि आपने जैन मंथ की 20th Feb तक 3B फाइल करनी है। तो क्या बोला गया रजिस्टर्ड पर्सन को, एक टैक्स पीरियड की अपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो एंड रिटर्न फाइल करके टैक्स असेसमेंट करके अपना निकाल दो कितना आपका पेबल आता है। सिंपल सी बात। सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा एक टैक्स पीरियड की एंड रिटर्न फर्निश करके वो लायबिलिटी कैलकुलेट करके पे कर देगा, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। जब एक पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपनी लायबिलिटी एक टैक्स पीरियड की खुद डिटरमाइन करता है, खुद डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट आता है नेक्स्ट। प्रोविजनल असेसमेंट कब आया, जब हमें सेल्फ असेस करने में दिक्कत हो रही है, जब हमें सेल्फ असेसमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो प्रोविजनल असेसमेंट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो क्या हमें दिक्कत हो रही है करने में, आपको पता होगा हमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट क्या बनेगा, तब जाके इनवॉइस रेडी होता है। तो प्रोविजनल असेसमेंट कब आता है, कि ये सारी चीजें जब आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं, प्रोविजनल असेसमेंट तभी आएगा
जब आप दो चीजों में से कोई एक नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब ये दो चीजें अब आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। कौन कौन सी चीजें? नंबर वन इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब एक टैक्सेबल पर्सन अनेबल है, वो खुद से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, क्या कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है? रिपीट करो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स नहीं निकाल पा रहा है, या फिर वो रेट नहीं निकाल पा रहा है। ना तो वो वैल्यू निकाल पा रहा है, ना वो रेट निकाल पा रहा है, या फिर इनमें से कुछ एक नहीं निकाल पा रहा है, तभी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। फटाफट से रिपीट करो, हमने क्या पढ़ा? सेल्फ असेसमेंट, टैक्सेबल पर्सन खुद एक टैक्स पीरियड की असेस करेगा एंड सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल कर देगा एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेगा अपना। प्रोविजनल असेसमेंट कब आएगा? जब एक टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू, वो क्या कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है? या तो अपना वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, या फिर वो रेट नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है। दो सिचुएशंस होती हैं। टैक्सेबल पर्सन क्या डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है? या तो वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है, या फिर रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा? एप्लीकेशन करेगा। वो क्या करेगा? एप्लीकेशन करेगा। जब भी लिखना हो ना, ही विल डू द एप्लीकेशन, राइट विद दैट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म वो एप्लीकेशन करेगा और बताएगा, स्टेट करेगा वहां पे कि रीजंस फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ दे देगा। तो क्या करेगा वो? डायरेक्टली थ्रू अ फैसिलिटेटेड सेंशन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, उसकी रिक्वेस्ट करेगा, वो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करके रिक्वेस्ट कर देगा। सिंपल इतनी सी बात याद रखो। जब वो दो चीजें नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, क्या दो चीजें नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है? नंबर वन इज वैल्यू, सेकंड वन इज रेट। जब ये दो चीजें नहीं डिटरमाइन कर रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा। जब प्रॉपर ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा? एक नोटिस इशू करेगा। जब प्रॉपर ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट आएगी कि हाँ मेरा प्रोविजनल कर दो, तो वो एक नोटिस इशू करेगा इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। और क्या करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन से डिटेल्स मांगेगा, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा इन द सपोर्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट, कि आपकी रिक्वेस्ट मान ले। ये मानने से पहले मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दो सो दैट वी कैन वेरीफाई दैट यू आर अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू एंड द रेट। तो प्रॉपर ऑफिसर 90 दिन के अंदर अंदर बताएगा, किसके अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर बताएगा क्या वो आपकी प्रोविजनल बेस वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वाली देखो एक बार लाइन से, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर इशू कर देगा ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ नॉट लेटर देन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर वो इशू करेगा ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से 90 डेज के अंदर अंदर वो इशू करेगा अलाउइंग द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। वो अलाउ करेगा 90 डेज के अंदर अंदर उसको इशू करना पड़ेगा। इंडिकेट करेगा द वैल्यू और द रेट ऑन द बेसिस ऑफ विच द असेसमेंट इज टू बी प्रोविजनल। वो बताएगा कि वैल्यू के बेसिस पे या रेट, हम दोनों में से कौन सी चीजें या दोनों जिसके लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं फॉर द प्रोविजनल बेसिस। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना 90 डेज प्रोविजनल को फाइनल बनाने में नहीं है। 90 डेज किस लिए है? जो टैक्सेबल पर्सन ने रिक्वेस्ट की है कि मेरा प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर दो, वो उसके लिए कह रहा है 90 डेज में वो बताएगा क्या हम आपकी प्रोविजनल वाली असेसमेंट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो अपने आप सपने में आएगा उसके? नहीं, वो क्या करता है? नोटिस इशू करके उसके रिक्वेस्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, फिर 90 डेज के अंदर अंदर उसको बता देगा। और साथ साथ प्रोविजनल हम ले रहे हैं तो उसको बॉन्ड भी कहेगा कि बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करो, सो दैट कल को अगर आपकी प्रोविजनल से ज्यादा आ जाती है और आप भाग जाते हो तो वो बॉन्ड से हम अमाउंट आपकी रिकवर कर सके। एक तो वो 90 डेज के अंदर क्या बताएगा? द अमाउंट ऑफ बॉन्ड बताएगा। पहली बात तो वो ये बता देगा कि किस बेसिस पे हम आपकी वैल्यू के बेसिस पे अलाउ करें या रेट के लिए, जिसके लिए भी हम आपको अलाउ करें फॉर द प्रोविजनल बेसिस, वो बताएगा। सेकेंड वो बताएगा अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की अमाउंट क्या रहने वाली है, विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड। पहले तो वो बॉन्ड इशू करेगा, जितने का टैक्स है, जितने का हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ बॉन्ड रखवाएंगे, और साथ साथ बॉन्ड का 25% से ज्यादा नहीं हो सकती वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द बॉन्ड। फटाफट से रिपीट करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हमने क्या कहा था? जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करेगा एक टैक्स पीरियड के लिए, एंड रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट कर देगा सेक्शन अंडर 39। फिर हमने देखा प्रोविजनल। प्रोविजनल कब आता है? जब एक टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू कैलकुलेट क्या?
या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर रेट ऑफ टैक्स। इन दो चीजों को जब वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा तो वो रिक्वेस्ट करेगा। प्रॉपर ऑफिसर के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो नोटिस इशू करेगा। नोटिस में क्या मांगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा ताकि वो उसको वेरीफाई कर सके। एंड 90 डेज के अंदर अंदर वो क्या बता देगा कि हम आपके किसके बेसिस पे प्रोविजनल टैक्सेशन आपको अलाउ कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, वैल्यू के लिए प्रोविजनल अलाउ कर रहे हैं या फिर रेट के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ वो बताएगा कि कितने अमाउंट का आपको बॉन्ड भरना है एंड सिक्योरिटी फर्निश करनी है। ध्यान रखना, सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड, सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट कवर अंडर द बॉन्ड। जितनी अमाउंट बॉन्ड में कवर है उसका 25% से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। छोटे छोटे पॉइंट जरूरी हैं बिकॉज एमसीक्यूज ऐसे ही ट्रिकी बनते हैं, सो दैट हम ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं पर डिटेल में हमने करना है, हमें इसमें एग्जाम्पशन लेकर आनी है आईडीटी में। चलो उसके बाद आता है फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। बॉन्ड एंड सिक्योरिटी वो फर्निश कर देगा। पेमेंट ऑफ द टैक्स प्रोविजनल बेसिस में बी अलाउड इफ द टैक्सेबल पर्सन एग्जीक्यूट द बॉन्ड। तो ये वही बात कवर होगी, 25% मैक्सिमम अलाउ है, हम इतना याद रखना है, उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब जब एक बार प्रोविजनल असेसमेंट हो गया तो उसको फाइनल असेसमेंट कब तक किया जाएगा। प्रोविजनल हमने असेसमेंट करनी शुरू कर दी तो उसका फाइनल असेसमेंट कब तक किया जाएगा। फाइनल असेसमेंट का जो ऑर्डर है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। आपने जब उसको कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर पहुंचा कि यस हम आपका प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे हैं तो 6 months के अंदर अंदर उस प्रोविजनल को फाइनलाइज करना जरूरी है। देखो प्रोविजनल वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसने कितने दिन लिए थे, 90 डेज। एंड ऑब्वियसली बात है जब प्रोविजनल को फाइनल करना होगा कुछ ज्यादा दिन चाहिए होंगे तो 6 months कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। डिमांड रिकवरी में हमने क्या पढ़ा था, नोटिस में तो आता है इशू, ऑर्डर में कम्युनिकेशन। नोटिस में था इशू ऑफ द नोटिस वाला टाइम से एंड ऑर्डर में था कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। तो फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल ऑर्डर कब होगा, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। हाउएवर ये 6 महीने का पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है अगर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर, मतलब एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर करेंगे तो फर्दर पीरियड मतलब 6 महीने से एक्स्ट्रा पीरियड कितना वो दे सकता है, 6 months। एंड कमिश्नर फर्दर पीरियड कब तक कर सकता है, एक्सीडिंग द नॉट एक्सीडिंग 4 years। ध्यान रखना एडिशनल एंड ज्वाइंट कितना कर सकता है, फर्दर 6 months। एंड जो कमिश्नर है वो फर्दर पीरियड कर सकता है एज इट मे डीम फिट, जितना उसको सही लगे, बट वो 4 साल से ज्यादा नहीं जाएगा। रिपीट करो, प्रोविजनल एक्सेप्ट करें या ना करें 90 डेज, प्रोविजनल को फाइनल बनाने के लिए 6 months, कब से 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। फिर अब क्या ये 6 months फाइनल हो गया, डेडलाइन होगी, कोई मरे कोई जिए ऐसा ही करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सफिशिएंट रीजन होंगे तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर फर्दर 6 months की एक्सटेंशन दे सकते हैं एंड जो कमिश्नर है वो मैक्सिमम 4 years तक की असेसमेंट दे सकता है। सॉरी, for the finalization of the assessment proper officer shall issue a notice in the prescribed form। रिपोर्ट वगैरह वो मंगाएगा, फिर वो बताएगा अगर एक्स्ट्रा निकला। ये मैं आपको एक बता देती हूँ, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। अब मान लो मैंने 18,000 की लाइबिलिटी डिटरमाइन की थी बट फाइनल आया, प्रोविजनल में 18 मैंने पे की बट फाइनल में आया 20,000। अब 2,000 मुझे एक्स्ट्रा देने हैं। 2,000 मुझे कब से देने पड़ेंगे, जब मैंने एक्चुअल में पेमेंट करनी थी। जब मैंने प्रोविजनल पे की उसकी ड्यू डेट से स्टार्ट कर दो इंटरेस्ट लगाना, उसकी ड्यू डेट से इंटरेस्ट भी देना है आपको। मान लो ये था मई पीरियड का, मई का था और ये जाके असेसमेंट हुआ दिसंबर में, तो एक्चुअल में ये लाइबिलिटी कब, कौन से पीरियड की थी, मई पीरियड की थी। 2000 मई पीरियड की और हमारी देनी निकलती है तो मई की क्या होती है ड्यू डेट, 20 जून हो गई, तो 21 जून से लेके हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट लगना। ध्यान रखना इंटरेस्ट विद द अमाउंट टैक्स आपने देना है। अगर रिफंडेबल है तो रिफंड में ऐसा कुछ नहीं है, रिफंड में तो गवर्नमेंट ने 60 डेज बोले हैं। अगर 60 डेज के अंदर उन्होंने दे दिया तो कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं तो 61st डे से आपको 6% का ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 6% का ब्याज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अभी एक टॉपिक और करते हैं, फिर से रिवाइज करेंगे हम इसको, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको करवा दिया है, ज्यादा होगा या कम होगा। फिर आता है रिलीज ऑफ सिक्योरिटीज। फिर क्या आता है? रिलीज ऑफ सिक्योरिटीज। द एप्लीकेंट में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द रिलीज ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर इशू ऑफ द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। जब आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया एंड आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो आप अपनी सिक्योरिटी को भी रिलीज करवा सकते हो। आप अपनी सिक्योरिटी को भी रिलीज करवा सकते हो। फटाफट हम इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन कह रही है एबीसी लिमिटेड a supplier of medical equipment to the various hospital। ABC लिमिटेड क्या करती है? मेडिकल इक्विपमेंट बेचती है। while supplying ABC it is not sure about the rate of the IGST। 18 है या 28 है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? जब आप वैल्यू या रेट के लिए श्योरिटी आपको नहीं है, तो आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। तो आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकते हैं, यही हम उसको गाइड कर देंगे। चलो, नेक्स्ट आता है स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न। क्या आता है? स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न। स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न का मतलब क्या हुआ? आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दी, फिर उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं है। सेक्शन 61 क्या कहता है? स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न। वन सेकंड। चलिए, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 61 विच इज स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न। जो आपने रिटर्न फाइल करी है, उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? देखो, आपने जो रिटर्न फाइल कर ली, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल करी, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उनमें से कुछ की स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी कैसे करेगा? वो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैच करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने आपके आपने आईटीसी ले लिया ज्यादा, बट आपके 2A में कम आ रहा है, क्योंकि जिनसे आपने लिया उन्होंने आपको सप्लायर, वो सप्लायर है, उन्होंने अपने 1 में डाला होगा, तो आपके 2A में कम आ रहा था और आपने 3B में ज्यादा ले लिया, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है, रिटर्न फाइल किया है, कुछ ना कुछ रिटर्न वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट करेगा एंड प्रॉपर ऑफिसर के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके हिसाब से स्क्रूटनाइज करेगा। अगर उसको लगता है कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गड़बड़ी है, स्क्रूटनी के टाइम उसको लगता है, तो वो क्या करेगा? आपको नोटिस इशू करेगा, आपको बताएगा कि डिस्क्रिपेंसी क्या है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और विद इन नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सच फर्दर पीरियड 30 डेज ऑफ द नोटिस और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय हेड, या तो 30 दिन या फिर सच फर्दर पीरियड के अंदर उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको बताना पड़ेगा। स्कूटी में क्या पढ़ रहे हैं कि आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दी, रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल कर दी, प्रॉपर ऑफिसर कुछ रिटर्न को सेलेक्ट कर देगा फॉर द स्क्रूटनी, और जो उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से उसकी चेकिंग करेगा। अगर उसको लगता है कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आपको नोटिस इशू करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको रिवर्ट करना पड़ेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन टू whom notice is issued within a period of 30 days from the date of service of notice, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है क्या? या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा डिस्क्रिपेंसी जो मेंशन है नोटिस में, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वो एक्सप्लेनेशन बताएगा फॉर द डिस्क्रिपेंसी टू द प्रॉपर ऑफिसर कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं ये डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सिंपल सी बात। अगर आपने एक बार फाइल कर दी, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके हिसाब से वो क्या करेगा? कुछ स्क्रूटनी करेगा, उसको लगेगा डिस्क्रिपेंसी, आपको नोटिस देगा 30 दिन के अंदर। या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर रीजन दोगे कि वाई आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फिर एक्शन लेगा, कौन एक्शन लेगा? फिर एक्शन लेगा हमारा प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन लेगा? अगर उसको लगता है जो इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट की है, दैट इज एक्सेप्टेबल, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म हिम एंड नो फर्दर एक्शन शुड बी टेकन। उसको लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा सब कुछ, तो आपके फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर उसको लगता है कि ये डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, फेज टू टेक द करेक्टिव मेजर इन द रिटर्न, द प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या एक्शन लेगा?
देखो, अगर उसको लगता है कि आपके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी गई है दैट इज नॉट वायबल, उसको सही नहीं लग रही है, तो फॉलोइंग एक्शन वो लेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या क्या वो एक्शन लेगा? या तो वो कहेगा सेक्शन 65 में ऑडिट करवाओ, ऑडिट करेगा वो, या सेक्शन 66 का स्पेशल ऑडिट। 65 का ऑडिट तो डिपार्टमेंट वाले करते हैं, 66 का ऑडिट स्पेशल ऑडिट होगा। या तो 65, 66 या फिर 67 में इंस्पेक्शन सर्च सीजर। इस पे क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। अगर आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करी और कुछ डिस्क्रिपेंसीज उसको लगी थी और आपकी इन्फॉर्मेशन उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही है, तो क्या करेगा वो? फॉलोइंग एक्शन लेगा। 65 का ऑडिट, 66 का स्पेशल ऑडिट, या फिर 67 में क्या आता है? इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। या फिर वो आपको डिमांड या रिकवरी का नोटिस इशू करेगा सेक्शन 37 या 74 में। 73 का कब इशू करेगा? जब उसको लगेगा नॉर्मल केस है, आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। 74 का नोटिस कब इशू करेगा वो आपको? जब उसको लगेगा कि आपने बिल्कुल मिसस्टेटमेंट की है, कुछ फ्रॉड किया है, तो ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल सी बात मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ। अगर उसने क्या करा, डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी करी आपकी रिटर्न की और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, तो वो फॉलोइंग एक्शन लेगा। क्या लेगा? 65, 66, 67 क्या लेगा? 65 में डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा, 66 में स्पेशल ऑडिट हो जाएगा, 67 में इंस्पेक्शन सर्च या सीजर होगा, जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर 73, 74 का नोटिस इशू करेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें लर्न हो गई होंगी। चलो, फिर आता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलर्स का मतलब क्या हो सकता है आप रजिस्टर्ड ऑफ रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हो सकता है आप अनरजिस्टर्ड हो और आपका रजिस्ट्रेशन बनता है, हो सकता है, एक सेकंड प्लीज, सॉरी मैं नेक्स्ट उसका बोल रही हूँ। अननोन फाइल ऑफ रिटर्न, आप रिटर्न अपनी फाइल नहीं करे तो क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? मेरे माइंड में इसकी नेक्स्ट सेक्शन चल रहा था। क्या है नेक्स्ट सेक्शन? असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। चलो, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, रीजन कुछ भी हो सकता है, आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो आप रिटर्न फाइल नहीं करे, आप टैक्सेबल अप्लाई कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड होना चाहिए बट स्टिल आप रजिस्टर नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो आप रिटर्न फाइल करना आपका बनता था बट स्टिल आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। जो नॉन फाइलर्स हैं रिटर्न के, उनकी असेसमेंट कैसे होगी? सेक्शन नंबर 62, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नोट विथ सेंडिंग, डिटेल में देखना है इसको, notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 और 74। वो क्या कह रहा है? सेक्शन 73, 74 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो, या तो 39 की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हो सकता है आप बनते थे रजिस्टर हो और रिटर्न फाइल करो, आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, या फिर आपने 45 की फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करी, 73, 74 में कुछ भी लिखा हो, आपने ना तो 39 की जो नॉर्मल रिटर्न है डेली मंथली वो नहीं फाइल करी, या फिर आपने फाइनल रिटर्न नहीं फाइल करी, एंड नोटिस अंडर सेक्शन 46 हैज बीन इशूड। 46 का नोटिस भी आपको आया टू डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन, रिक्वायर हिम टू फर्निश द रिटर्न। आपके पास रिटर्न नोटिस आया कि 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भर दो, आपने तो भी रिटर्न नहीं भरी, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? टैक्स लायबिलिटी को असेस कर देगा, टैक्स लायबिलिटी अपने हिसाब से असेस कर देगा, जो भी उसके पास अवेलेबल होगा इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आपके टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन कर लेगा। फिर से देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। देखो, अगर आप रिटर्न फाइल करते तो आप खुद की टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर देते, फिर छूट नहीं होती। अब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है तो सीधा वही आपकी रिटर्न फाइल करेगा, पहले आपको रिमाइंडर देगा, ना तो आपने सेक्शन 39 की रिटर्न फाइल करी जो मंथली रिटर्न है, ना आपने फाइनल रिटर्न फाइल करी, ऊपर से जब आपको नोटिस आया प्रॉपर ऑफिसर का कि यस आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दो, आपने तो भी नहीं करी, तो प्रॉपर ऑफिसर अब थक चुका है आपसे, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर लेगा, वो अपने हिसाब से टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर लेगा। द ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ऑर्डर कब तक आएगा? देखो, ऑर्डर क्या आएगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, assessment order issued by the proper officer within period of 5 years from the date of specified under section 44 furnishing of annual return। मतलब एनुअल रिटर्न की जो डेट है उससे क्या करेगा? 5 साल के अंदर अंदर वो इशू कर देगा ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ये मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाती हूँ। देखो,
लेट अस अज्यूम दैट ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न 17-18 की रिटर्न कब फाइल करेंगे? 31 दिसंबर 18। अगर कोई पर्सन ने फाइल नहीं किया है, द पीरियड ऑफ 5 years shall be recorded from the due date of filing of annual return। 31/12/18 से लेके 19-20-21-22-23 तब तक आप उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हो। हमने क्या पढ़ा? अगर किसी पर्सन ने ना तो नॉर्मल रिटर्न फाइल करी ना फाइनल रिटर्न फाइल करी, प्लस एंड था वहां पे, एंड उसको नोटिस भी इशू करा सेक्शन 46 के अंडर, बोला गया कि आप 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करो, आपने तो भी उसको सीरियसली लिया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट के पास जो बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपकी कर देगा। फिर आता है एक पॉइंट, विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट। अगर रजिस्टर्ड पर्सन वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है तो डिफॉल्ट पीरियड, मान लो आपने असेसमेंट ऑर्डर निकाल दिया, आपने असेसमेंट ऑर्डर निकाल दिया एंड उसके 30 दिन के अंदर आपको जा गया कि मेरा तो हो गया है, मैं फटाफट जाके फाइल कर दूं। अब उसके 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करा? वैलिड रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स वगैरह अपना दे दिया, तो क्या होगा? वो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, वो डीम टू हैव बीन विड्रॉन हो जाएगा, कैंसिल ही विड्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो हो गया था ना फाइल, तो विड्रॉन हो जाएगा। बट द लाइबिलिटी फॉर द इंटरेस्ट तो आपको देनी ही पड़ेगी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ना तो वो 39 की रिटर्न भर रहा है, ना ही वो 45 वाली एनुअल रिटर्न भर रहा है, एंड उसको नोटिस आया कि 15 दिन में रिटर्न भर दो, उसने तो भी नहीं भरी, तो डिपार्टमेंट हो गया परेशान। डिपार्टमेंट परेशान हो गया, डिपार्टमेंट ने सोचा अब तो हम खुद ही कर देंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो वो कब तक कर सकता है? जिस पीरियड का वो असेसमेंट है उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 5 साल के अंदर अंदर करेगा। उसके बाद भी अगर असेसमेंट ऑर्डर के वो 30 दिन के अंदर अंदर स्टिल आ जाता है, तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है उसको विड्रॉ मान लिया जाएगा, उसको विड्रॉ मान लिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर आके वो क्या करता है? वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है फॉर द डिफॉल्ट पीरियड, तो ये मान लिया जाएगा कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो विड्रॉ हो गया है, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो विड्रॉ हो गया है। चलो देखो गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ इन रिलेशन टू नॉन फाइलर्स। यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जाए? वो सिस्टम जनरेटेड क्या होगा? एक बार हम प्रोसीजर है, एक बार हम देख लेते हैं। देखो, सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन, टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान रखना, सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन 3 days बिफोर द ड्यू डेट। आपने देखा होगा कई बार रिटर्न फाइल हो जाती है बट स्टिल मैसेज आता है, क्योंकि वो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन को जा रहा होता है कि ड्यू डेट है, आप अपनी रिटर्न फाइल कर लो। एक बार ड्यू डेट हो गई, 39 इज ओवर, तो क्या करा जाएगा? सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल द डिफॉल्टर, जिन्होंने फाइल नहीं की है, कि आप अपनी फाइल कर दो। आफ्टर द 5 days ऑफ ड्यू डेट तो 46 का फिर नोटिस जाएगा, ठीक है, कि आप 15 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दो, 15 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दो। ध्यान रखना कितने दिन के बाद जाएगा? 5 days ऑफ ड्यू डेट ऑफ 46। जब ड्यू डेट थी उसके 5 दिन के अंदर अंदर 46 का नोटिस जाएगा। ये भी आ सकता है कि सेक्शन 46 का जो नोटिस जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी है, वो कितने दिन के बाद जाता है? 5 days ऑफ ड्यू डेट, आफ्टर आफ्टर द 5 days ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। रिटर्न के 5 दिन के अंदर अंदर नोटिस चला जाएगा कि 15 दिन में रिटर्न आप फाइल कर दीजिए। अगर उसने नहीं की है, अगर उसने नहीं की है तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए वो क्या क्या लेगा? ऑब्वियस सी बात है, लेगा जीएसटीआर 1 में कितना डाटा था, ऑटो पॉपुलेटेड 2 में लेगा, ईवी बिल्स वगैरह लेगा, कुछ कुछ जो चीजें वो साइट से गैदर कर सकता है वो चीजें वो गैदर करेगा। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के भर देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि बेस्ट जजमेंट हमारा विड्रॉ हो चुका है, बेस्ट जजमेंट विड्रॉ हो चुका है। देखो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सिंपल सी बात है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर भी आप नहीं भरते हो तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 78 के हिसाब से जो रिकवरी प्रोसीडिंग हमने कल पढ़ी थी वो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना इसमें, पहले रिटर्न से 3 दिन पहले सबके पास मैसेज जाएगा ड्यू डेट से, फिर 5 दिन के अंदर अंदर डिफॉल्टर्स को मैसेज जाएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना फाइल कर दो। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड स्पेशली लर्न हो गया होगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं सर्कुलर क्या है।
देखो, based on the facts available in some cases, commissioner may resort to the provisional attachment to the protect the revenue before the issuance of the assessment order under 62. अगर कमिश्नर को लगता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू में प्रोविजनल अटैचमेंट करना जरूरी है रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी कर सकता है। फर्दर, proper officer would initiate the action section 29 for the cancellation of the registration। अगर फिर भी फाइल नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन भी उसका कैंसिल हो सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या वो 62 के केस में वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर उसको लगता है कि रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट जरूरी है तो वो कर सकता है। चलो, उसके बाद आता है अनरजिस्टर्ड पर्सन की असेसमेंट कैसे होगी। क्या आता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो असेसमेंट है वो कैसे होगी। होनी देखो बेस्ट जजमेंट ही है। जब आपने फाइल नहीं करी तो भी तो डिपार्टमेंट खुद ही इन्फॉर्मेशन निकाल के करेगा, तो वो भी अपने हिसाब से करे तो बेस्ट जज करके करेगा। एंड आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी बेस्ट जज करके वो कर रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड वालों का कैसे बेस्ट जज करके कर रहा है वो। अनरजिस्टर्ड वालों की कब होगा? जब फेल्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इवन दो ही इज लायबल टू डू सो। आपको रजिस्ट्रेशन लेना था बट स्टिल आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए, तो आप अनरजिस्टर्ड रह गए। तो अनरजिस्टर्ड रह गए तो क्या हुआ? वो क्या था, आप रजिस्टर्ड तो हो बट आप रजिस्टर्ड तो हो बट आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। वो था नॉन फाइलर्स के केस में। यहाँ क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया जबकि आपको लेना चाहिए था। फुल रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया है। हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई करी जा रहे हो, टैक्स कलेक्ट करी जा रहे हो। देखो, whose registration has been cancelled under subsection 2 of the section 29 for the following reasons। किस किस रीजन से आपका कैंसिल हो गया है? हो सकता है उसने कुछ प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया हो, ठीक है। हो सकता है पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 जो आप कंपोजिशन में कर रहे थे, उसने 3 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करी, वो हम देखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आपने जो नॉर्मल पीरियड है उसकी 6 महीने तक कंटिन्यू फाइल नहीं करी, या तो आपने क्या करा, कुछ डिफॉल्ट करा, या फिर कंटिन्यू 3 पीरियड के लिए आपने कंपोजिशन नहीं भरी, कंटिन्यू 6 मंथ के लिए नॉर्मल पीरियड के लिए नहीं भरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हैज बीन, आपने कुछ क्या करा, फ्रॉड वगैरह करके आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह लिया, इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, बट आप लायबल थे टैक्स पे करने के, तो इन केसेस में क्या होगा, आपका बेस्ट जजमेंट कर दिया जाएगा। उसके लिए नोटिस कैसे आएगा, देखो, बिफोर मेकिंग द असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू द टैक्सेबल पर्सन containing on the ground on which assessment is supposed to be made, best judgment सोल्व करो। टैक्सेबल पर्सन को क्या करना पड़ेगा, 15 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। वहां भी जब आपको 46 का नोटिस आया तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना था, उसकी रिटर्न फाइल करनी थी। However, no such assessment order shall be passed without giving the opportunity of being heard। ये तो सब में आ जाएगा कि opportunity of being heard दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम लिमिट क्या है, 5 years फ्रॉम द बेस्ट जजमेंट। असेसमेंट है ना, वो भी बेस्ट जजमेंट था, ये भी बेस्ट जजमेंट था। वो बेस्ट जजमेंट किसके लिए था, नॉन फाइलर्स के लिए। ये बेस्ट जजमेंट किसके लिए है, अनरजिस्टर्ड के लिए। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या, या तो आपको रजिस्टर्ड होना था, आप हुए नहीं, या फिर आपका कैंसिल हुआ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, वो हम दोबारा पढ़ेंगे, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो टाइम लिमिट क्या होगी बेस्ट जजमेंट की, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, जिस चीज का वो टैक्स, जिस पीरियड का वो टैक्स रिलेट कर रहा था। चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास समरी असेसमेंट। समरी का मतलब नाम से तो समझ आ रहा है, छोटा छोटा समरी। तो समरी असेसमेंट कब होगा, जब जब डिपार्टमेंट को लगेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि फटाफट से किया जाए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि फटाफट से किया जाए, तो क्या किया जाता है, समरी असेसमेंट। क्या किया जाता है, समरी असेसमेंट। देखो, व्हेन द समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड, समरी असेसमेंट इनिशिएट हम कर सकते हैं जब आपको लगेगा कि रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हो सकता है वो जो बंदा है वो भाग जाए, वो बंदा भाग जाए, वो किसी तरीके से बच जाएगा। तो देखो, जब देखो सिंपल सी बात, समरी असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले किसकी परमिशन चाहिए होती है, एसी जेसी एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन चाहिए होती है।
व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि टैक्सेबल पर्सन, पहली बात तो वो टैक्स देना उसका लायबल है, पहली बात तो टैक्स देना लायबल है। दूसरा दूसरा अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो रेवेन्यू जो है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो एडवर्सली अफेक्ट होने वाला है। समरी असेसमेंट कब हो सकती है? जब हमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को? एडिशनल कमिश्नर की एंड जेसी की लेनी पड़ेगी। उसके पास एविडेंस होने चाहिए। कब लेगा वो परमिशन? जब उसके पास एविडेंस है कि जो टैक्सेबल पर्सन है, जो टैक्सेबल पर्सन है उसको लायबिलिटी देना बनता है, एंड उसके पास प्रॉपर ग्राउंड है बिलीव करने के लिए कि अगर हमने समरी असेसमेंट करने में डिले कर दिया तो हमारे रेवेन्यू प्रोटेक्ट, जो रेवेन्यू है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगी, हम अपने जो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सिंपल सी बात, जब जब प्रॉपर ऑफिसर को लगेगा कि इंटरेस्ट, जब रेवेन्यू प्रोटेक्ट करना जरूरी है, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर की प्रायर परमिशन चाहिए। कब कब चाहिए? जब उसको पता होगा, मेरे पास एविडेंस होना जरूरी है कि उस बंदे की लायबिलिटी बनती है अंडर दैट, प्लस अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो वो हमारा इंटरेस्ट के रेवेन्यू के अगेंस्ट हो जाएगा, वो हमारे रेवेन्यू के अगेंस्ट हो जाएगा। चलो देखो, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अब हम उस असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कैसे करेंगे? जो हमने समरी असेसमेंट किया उसको विड्रॉ कैसे करेंगे? अगर टैक्सेबल पर्सन ने क्या करा, आपको एप्लीकेशन डाली, जब उसको ऑर्डर 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको कह रहा है प्लीज मेरा विड्रॉ कर दो समरी असेसमेंट, तो आप उसका विड्रॉ कर देंगे। या फिर ऑन हिज ओन मोशन, जब उसको लगता है ऑर्डर था वो एरोनियस था, ऑर्डर था वो एरोनियस था, उनको लगता है कि वो 73 74 को फॉलो करके भी टैक्स रिकवर कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस हो कि यस उसका टैक्स देना बनता है एंड हमने समरी असेसमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एडवर्सली अफेक्ट होगा, जिसके लिए वो क्या करता है? एडिशनल जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेता है। उसके बाद विड्रॉ कब कब हो जाएगा? विड्रॉ होगा जब आप एप्लीकेशन करेगा वो बंदा खुद, 30 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ कर दो। जब उसका रिसीट हो जाएगा उसको 30 दिन के अंदर अंदर वो तो कह सकता है मेरा विड्रॉ कर दो, या फिर आपको खुद लगने लग जाए डिपार्टमेंट को कि ये एरोनियस है, हम 73 74 को भी फॉलो करके टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। ये देखो क्या कहता है, where the taxable person to whom liability pertain is not ascertainable and such liability pertains to good, the person in charge of the good shall be deemed। हो सकता है मान लो गुड्स किसी और के हाथ में पोजेशन में हो, तो जिसके हाथ में पोजेशन में है वो पर्सन डीम टू बी द टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और लायबिलिटी असेस कर दी जाएगी। ये भी क्वेश्चन में हमें मिलेगा पार्ट, देखो फिर से, where the taxable person to whom the liability pertain is not ascertainable, जिसके अगेंस्ट हमें लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो हम बस देख ही नहीं पा रहे हैं, और गुड्स किसी और के पोजेशन में है, तो जिसके पोजेशन में गुड्स है हम ये मान ले जाएंगे कि लायबिलिटी भी इसी की बनती है, ये भी टैक्सेबल पर्सन है हमारे लिए। उसके बाद आ जाता है जी ऑडिट। ऑडिट के आते हैं सेक्शन 65, सेक्शन 66। एक बार मैं चेक करती हूँ सो दैट यस, अभी मैंने क्या करा है, चलो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी लगे हाथ, सो दैट हमारा मॉड्यूल से ये चैप्टर फटाफट से फिनिश हो जाए। क्या है, अब आ जाता है ऑडिट। हमने पढ़ा था ऑडिट किस चीज में? 65 में, 66 में। 67 क्या था? इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर। देखो जो जरूरी है दैट सेक्शन आई विल टेल यू कि लर्न कर लो बाय हार्ट, एंड मुझे लगता है कि हम इतनी बार रिपीट कर रहे हैं कुछ तो आपको ऑटोमेटिकली भी लर्न हो जाना चाहिए, है ना। अब आता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। ये दो मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। वाई? बिकॉज ये दो इम्पोर्टेंट है, इनपे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज, सेक्शन 65 का ऑडिट। सेक्शन 65 का ऑडिट क्या है? ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हु कैन कंडक्ट द ऑडिट। जो डिपार्टमेंट वाला ऑडिट है वो कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन में बी अंडरटेकन। ऑडिट किसका हो सकता है? ऑडिट हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन का। कौन कर सकता है? या तो कमिश्नर
या फिर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, या कमिश्नर खुद करेगा या वो कोई पर्सन को ऑथराइज कर देगा। ऑथराइज कैसे कर सकता है, या तो जनरल ऑर्डर या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट वाला ऑडिट। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज। ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी कौन कर सकता है, या तो कमिश्नर खुद, या फिर वो क्या करेगा, अपने नीचे ऑफिसर को ऑथराइज करेगा। कैसे ऑथराइज करेगा, या जनरल ऑर्डर या स्पेसिफिक ऑर्डर। दैट ऑडिट मे बी कैरिड आउट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये ऑडिट कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऑफिस में भी हो सकती है। ऑडिट में भी कैरिड आउट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और इन द ऑफिस, और उनके खुद के ऑफिस में भी हो सकती है, रजिस्टर्ड पर्सन की जगह पे भी हो सकती है। ठीक है, ऑडिट पीरियड ऑफ द ऑडिट कुड बी फॉर फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर हो सकता है 1 साल का ऑडिट हो सकता है मल्टीपल ईयर्स का हो सकता है पूरे साल के कुछ पीरियड का भी ऑडिट हो। क्या पढ़ा हमने, सेक्शन नंबर 65, ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी। मेरे साथ रिपीट करो, ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी। ये ऑडिट कौन कर सकता है, ये ऑडिट कर सकता है कमिश्नर, या फिर वो अपने नीचे सबॉर्डिनेट असाइन करेगा बाय जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर। ये ऑडिट कहाँ होगा, या उसके खुद के ऑफिस में या फिर रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस पे। ठीक है, अब ये पीरियड कब तक हो सकता है, मल्टीपल ईयर भी हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। ठीक है, where it is decided to undertake the registered person को ऑडिट होना है, तो नोटिस इशू करेगा नोट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। आप ऐसे ही जाके एकदम से उसके जगह पे नहीं बैठ सकते, आपको एटलीस्ट 15 वर्किंग डेज, ध्यान रखना ये 15 डेज याद नहीं करना है, इसको याद करना है हमने 15 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। 15 कौन से दिन, 15 वर्किंग डेज, कौन से डेज, 15 वर्किंग डेज। फिर से रिपीट करो, 15 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। अब आता है, हम कब मानेंगे कि ऑडिट स्टार्ट हो गया है, हम कब मानेंगे कि ऑडिट स्टार्ट हो गया है, कि ऑडिट जो है वो कमेंस हो चुका है। द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड कॉल्ड बाय द ऑडिट अथॉरिटीज, जिस दिन आपने मांगे थे, जिस दिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो आपको मिल गए हो, या फिर एक्चुअल में आपने क्या करा हो, तो टैक्स पेयर के प्लेस पे जाके ऑडिट स्टार्ट कर दिया हो, दोनों में से जो लेटर होगा हम ये मान लेंगे कि ऑडिट स्टार्ट हो चुका है। ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मेंट बाय द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट कब माना जाएगा, जब आपने जो डॉक्यूमेंट कॉल किए थे, वो अथॉरिटीज ने जो डॉक्यूमेंट कॉल किए थे वो दैट आर मेड अवेलेबल टू दैम, वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं, या फिर एक्चुअल इंस्टीट्यूशन, इस वर्ड को आपने लर्न करना है, एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर। एक्चुअल इंस्टीट्यूशन कीवर्ड लर्न करने हैं हमने, एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट, दोनों में से जो लेटर होगा ये मान लिया जाएगा कि ऑडिट कमेंस हो चुका है। हमने क्या पढ़ा अब तक, कौन कौन कंडक्ट करवा सकते हैं डिपार्टमेंट का ऑडिट, या तो कमिश्नर, या तो अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करेगा बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर करेगा, और एटलीस्ट 15 दिन से पहले, 15 दिन वर्किंग डेज को एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो कितने पीरियड का हो सकता है ये एक फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है, मल्टीपल का भी हो सकता है, या फिर पार्ट का भी हो सकता है। कब माना जाएगा कि ऑडिट कंडक्ट हो गया, लेटर, किन किन चीजों का लेटर, पहली बात तो जब डेट ऑन विच अकाउंट या रिकॉर्ड कॉल्ड बाय द डिपार्टमेंट वो आपको मिल गए हैं, जिस दिन आपने वो डॉक्यूमेंट जब आपने वो डॉक्यूमेंट मांगे थे, या तो वो दिन जब आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए, या फिर एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट। कहाँ पे एक्चुअल इंस्टीट्यूशन होगा, एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर। दोनों में से जो लेटर होगा ये मान लिया जाएगा कि ऑडिट कमेंस हो चुका है। फिर आता है टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। टाइम लिमिट कब होगी, 3 months from the date of the commencement of the audit। 3 months from the date of commencement of the audit कंप्लीट करना है, तो ये एक्सटेंडेबल है, बिल्कुल है, फर्दर 6 months के लिए। अब एक बात बताओ मुझे, हमने पढ़ा था प्रोविजनल असेसमेंट, जब नोटिस को आपने एक्सेप्ट करना है वो 90 डेज में करना था, बिल्कुल यस, लेकिन उसका जो फाइनल असेसमेंट करना था प्रोविजनल का वो 6 months में करना था, वो 6 months में हमने करना था, वो 6 months में हमने करना था। फिर आता है हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा। द प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल अपनी असिस्टेंस लेके जाएगा, टीम को, है ना, टीम लेके जाएगा वो। वो फॉलोइंग रिकॉर्ड को अपनी टीम के साथ क्या करेगा,
फॉलोइंग रिकॉर्ड्स को वो चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा जिसके बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, रिटर्न भरी गई हैं, स्टेटमेंट वगैरह वो सब चेक करेगा। एंड टर्नओवर वगैरह जो उसमें शो की गई है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, एग्जम्पशंस आपने जो लिए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, डिडक्शंस करेक्ट है या नहीं है, सप्लाई सही बनाई है या नहीं बनाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट प्रॉपर ऑथराइज क्या कर सकता है, मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑडिट करते करते वो उसको कह सकता है टू फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट अवेलेबल टू हिम रिक्विजिशन, मतलब वो कुछ भी डॉक्यूमेंट उससे मंगवा सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, ठीक है, टू रेंडर उसको असिस्टेंस दो, टाइमली असिस्टेंस भी देना पड़ेगा सो दैट ऑडिट भी कंप्लीट हो जाए। सिंपल सी बात वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट करते करते द ऑथोराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर क्या रिक्वायर करेगा, टू फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन करेगा, उसको क्या करेगा, टू रेंडर द असिस्टेंस। जो ऑफिसर है वो रजिस्टर्ड पर्सन से क्या क्या चाहेगा कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ मुझे डॉक्यूमेंट दो, जो मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन दो, एंड मुझे ऑडिट कंप्लीट करने में टाइमली क्या करो, असिस्ट करो, ऑडिट कंप्लीट करने में डिले नहीं करवाना, ऑडिट फटाफट से हेल्प करके कंप्लीट करवाना है। फिर आता है फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट, क्या आता है, फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट। अगर प्रॉपर ऑफिसर में इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन डिस्क्रिपेंसी ऑफ द नोटिस, अगर ऑडिट करते करते उसको लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो उसको नोटिस इशू करेगा एंड फर्दर नेक्स्ट पर्सन क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन उसके रिप्लाई करेगा। अगर प्रॉपर रिप्लाई लेके वो अपनी ऑडिट को फाइनलाइज करेगा, प्रॉपर रिप्लाई लेके वो अपनी ऑडिट को फाइनलाइज कर देगा। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन द 30 days to inform the registered person who records the audit about the audit findings। ऑडिट जब हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो बताएगा क्या क्या ऑडिट फाइंडिंग्स हैं एंड इस ऑडिट फाइंडिंग्स के रीजंस क्या क्या है। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर, देखो ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन द 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म किसको करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को वो इन्फॉर्म करेगा जिसके रिकॉर्ड ऑडिट हुए कि हमने क्या क्या ढूंढा एंड हमारा उसका ये रीजन क्या है जो हम इसको ऐसे मान रहे हैं। प्रॉपर ऑफिसर भी इन्फॉर्म करेगा राइट एंड ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच ऑब्जर्वेशन, कि मेरा ये मानना है, वो अपनी रिप्लाई उसको करेगा। वेयर द ऑडिट रिजल्ट्स इन द डिडक्शन ऑफ द टैक्स नोट पेड शॉर्ट पेड, ने अगर लगा शॉर्ट पेड है नोट पेड है एरोनियसली है तो फिर डिमांड एंड रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जब उन्होंने ये देख लिया कि टैक्स नोट पेड शॉर्ट पेड आईटीसी ज्यादा लिया, जो जो हमने कल पढ़ा था, तो फिर वो डिमांड रिकवरी स्टार्ट कर देगा। सिंपल सी बात है, 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या बताएगा उसको, ये चीजें हमने करी हैं एंड द रीजन क्या है, फर्दर वो भी रिप्लाई करेगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये प्रूव हो जाता है कि शॉर्ट पेड नोट पेड है, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट पेड नोट पेड है आईटीसी ज्यादा लिया तो 73 74 में डिमांड रिकवरी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स यू कैन लीव आल्सो। अभी हम आ जाते हैं स्पेशल ऑडिट पे, सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 66 लास्ट सेक्शन हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कौन सा, असेसमेंट एंड ऑडिट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज माय सोल मोटिव इज टू मेक यू द थिंग्स रिवाइजिंग इन द लेक्चर ओनली। यस, मेरा सिंपल मोटिव ये है कि वैसे तो हम सब पढ़ सकते हैं कि हम क्या करें, रिवाइज कर ले, कंपेयर बार बार रिपीट करें। एक बार मैं 66 कराती हूँ, फिर से हम एक बार गो थ्रू करेंगे सारे को, है ना, सो दैट एंड प्लीज फास्ट फॉलो मत करना, क्योंकि अल्टीमेट हमारा रीजन ही यही है, मोटिव ही यही है करने का कि हम क्लास में ये चीजें लर्न करने, तो मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट कब होता है, स्पेशल ऑडिट बहुत सारे लोगों को क्लियर भी होगा, हम पढ़ते भी आए हैं बहुत टाइम से ऑडिट में भी। स्पेशल ऑडिट कब होता है, अगर ऑडिट करते करते एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एनी ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ऑडिट करते करते, स्क्रूटनी करते करते, इंक्वायरी करते करते, इन्वेस्टिगेशन करते करते क्या लगता है, असिस्टेंट नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर को क्या लगता है कि जो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस है एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, किस चीज की बात करें, जो आपका केस है उसकी नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी को देख के उसको ये लगता है कि जो वैल्यू है वो करेक्टली नहीं डिटरमाइन की गई है। तो वहां क्या था, प्रोविजनल में क्या था, वैल्यू एंड रेट, यहाँ पे क्या है,
वैल्यू करेक्टली नहीं है, दूसरा क्रेडिट आपने मेरी नॉर्मल लिमिट्स नहीं लिया है। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या था, गड़बड़ करते हैं हम, वैल्यू और रेट। यहाँ पे क्या है, उसका क्या ओपिनियन है कि वैल्यू करेक्टली नहीं है। सेकंड थिंग, क्रेडिट आपने नॉर्मली, देखो टैक्स का दो चीजों से इम्पैक्ट आता है, या तो सेल से या परचेज से। तो सेल का मतलब क्या है, वैल्यू करेक्टली नहीं है। परचेज का मतलब क्या है, आपने आईटीसी विद इन नॉर्मल लिमिट्स नहीं लिया है। दोनों में गवर्नमेंट को नुकसान है। अगर आपने सेल कम दिखाई है तो भी गवर्नमेंट को नुकसान है, आपने आईटीसी ज्यादा लिया तो भी नुकसान है। तो स्पेशल ऑडिट कब होगा, जब एन ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उसको क्या लगता है कि वैल्यू करेक्टली नहीं है। सेकंड थिंग, क्रेडिट जो है वो विद इन नॉर्मल यूनिट नहीं लिया गया है, तो वो क्या करता है, कमिश्नर की क्या करता है, प्रायर अप्रूवल लेके डायरेक्शन देता है रजिस्टर्ड पर्सन को कि यस आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट से एग्जामिन करिए, स्पेशल ऑडिट करवा लीजिए। और वो कौन करेगा, नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। ये किसका होगा, बंदे का खुद होगा, चाहे आपने खुद से पहले ऑडिट करवाया हो, कुछ भी हो, तो पर्सन किसका होगा, नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। ठीक है, प्रोविजन ऑफ स्पेशल ऑडिट शैल हैव इफेक्ट इवन इफ द रजिस्टर्ड पर्सन आर ऑडिट। आपका किसी और टैक्स लोन ऑडिट हो भी चुका है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको कमिश्नर ने बोला, डेजिग्नेट किया, तो वहां आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दो चीजें मैंने आपको याद करानी थी। एक तो पहली बात, नंबर 1 क्या याद रखने वाला है, ड्यूरिंग द स्क्रूटनी इन्वेस्टिगेशन उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, किसको लगता है, नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है, तो वो क्या करेगा, कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल लेके रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोलेगा, यस ये पर्सन है जो डेजिग्नेटेड, ये सी है जो डेजिग्नेटेड बाय कमिश्नर है, इससे आपको अपने बुक्स अकाउंट ऑडिट करनी है। तो जब उसको क्या लगता है, जब वो ऑडिट करेगा, क्या क्या चीजें उसको लगती है जब वो आपको रेफर करेगा ऑडिट के लिए, दो, सेल परचेज लर्न करने के लिए जब आपने वैल्यू करेक्टली नहीं बताई, दूसरा आईटीसी आपने विद इन नॉर्मल लिमिट नहीं लिया है। चलो, टाइम लिमिट टू बी कंप्लीटेड द ऑडिट, ऑडिट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद इन 90 डेज टू द, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट, कौन कौन कर सकता है ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट, ध्यान रखना ये बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू डू द स्पेशल ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट, सीए और सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट आर नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको, सर्टिफाइड जो रिपोर्ट होगी विद इन 90 डेज to the assistant commissioner mentioning there in the such particulars। वो किसको 90 डेज के अंदर अंदर किसको रिपोर्ट करेंगे, ध्यान रखना 90 डेज के अंदर अंदर किसको रिपोर्ट करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। 90 डेज के अंदर अंदर किसको रिपोर्ट करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। फर्दर एक्सटेंशन कितना हो सकता है, 90 डेज का, फर्दर एक्सटेंशन कितना हो सकता है, 90 डेज का। द असिस्टेंट कमिश्नर में एक्सटेंड द साइड पीरियड, कौन कर सकता है यहाँ पे साइड पीरियड को एक्सटेंड, 90 डेज बाय फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम। एप्लीकेशन कौन करेगा, या तो रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन करेगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट अकाउंटेंट एप्लीकेशन करेगा, तो 90 डेज का और फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। और या फिर कोई मटेरियल या सफिशिएंट रीजन है जिसकी वजह से एक्सटेंशन करना पड़ रहा है। पहली बात तो क्या बोला गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट अकाउंटेंट को 90 डेज के अंदर अंदर असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कौन करेगा, एक्सटेंशन असिस्टेंट कमिश्नर करेगा, किसके कहने पे करेगा, या रजिस्टर्ड पर्सन या चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट अकाउंटेंट, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन है तो भी। हु विल बेयर द expenses of the examination and the audit record shall be determined and paid by the commissioner, shall be determined and paid by the commissioner and such determination shall be final। कमिश्नर ही डिटरमाइन करेगा, कमिश्नर ही पे करेगा। हमें ये तो ध्यान रहता है पे कमिश्नर ने करना है, हम ये भूल जाते हैं कि डिटरमाइन कौन करेगा। ध्यान रखना, डिटरमाइन एंड पेड बाय द कमिश्नर, एंड जो कमिश्नर ने बोल दिया उसको चैलेंज नहीं करेंगे, वो फाइनल फीस हो जाएगी। हाउ द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट टू बी डेल्ट विद, उस रिपोर्ट को कैसे डील किया जाएगा, जो रिपोर्ट हमें स्पेशल ऑडिट में मिलेगी उस रिपोर्ट को कैसे डील किया जाएगा। पहली बात तो रिपोर्ट आ गई, तो फिर क्या देना है हमने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्या देना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद हमें लगता है शॉर्ट पेड नोट पेड है, तो 73 74 का फर्दर हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे डिमांड एंड रिकवरी। फर्दर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, डिमांड एंड रिकवरी। चलो एक बार फटाफट से मैं लेटेस्ट रेप्लिकेट आपको कराती हूँ, सो दैट
पूरा का पूरा हमारे माइंड में एक बार गो थ्रू हो जाए। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, मेरे साथ रिपीट करना है आपने, ठीक है, जितना आप, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हमें समझ नहीं आता, इट्स ऑल अबाउट वी आर नॉट एबल टू रिटेन द थिंग्स इन आवर माइंड, है ना। फटाफट से सबसे हमने पहले पढ़ा था सेल्फ असेसमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन खुद से एक टैक्स पीरियड की डिटरमाइन करेगा, रिटर्न से 39 में भर देगा। फिर था प्रोविजनल, प्रोविजनल कब कब आएगा, जब वो दो चीजें डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, वैल्यू और रेट, वैल्यू और रेट नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, 90 डेज के अंदर अंदर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी कि क्या किस बेस पे हम आपको प्रोविजनल करने दे रहे हैं, प्लस आप कितना बॉन्ड भरेंगे और जो सिक्योरिटी है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये था प्रोविजनल और सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद था, हमने देखा था असेसमेंट, असेसमेंट था स्क्रूटनी असेसमेंट था, स्क्रूटनी असेसमेंट हमने पढ़ा था, स्क्रूटनी असेसमेंट हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट और समरी। सबसे पहले आ जाओ समरी पे, समरी कब करना जरूरी था, समरी तब जरूरी था जब उसको लग रहा है कि यस पर्सन ने टैक्स भी पे करना है, अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। दूसरी बात हमने समरी में क्या मेन पढ़ी थी कि अगर अगर हमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा पर्सन टैक्सेबल है तो जिसके हाथ में गुड्स होंगे हम उसको ही मान लेंगे कि वही बंदा हमारा टैक्सेबल है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसके केस में थी, 39 के केस में भी थी, और 45 बेस्ट जजमेंट किस केस में थी, नॉन फाइलर्स के केस में भी थी और अनरजिस्टर्ड के केस में भी थी। 15 दिन के अंदर 3 दिन थे, हमने क्या पढ़ा था कि 3 दिन पहले पहले सबको मैसेज आता है, फिर 5 दिन के अंदर अंदर आएगा कि 15 दिन में अपनी रिटर्न फाइल कर दो, नहीं करी तो फिर बेस्ट जजमेंट हो जाएगा। बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकता है, 5 सालों तक हो सकता है। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर पर्सन आ जाता है तो बेस्ट जजमेंट विल डीम टू बी विड्रॉन मान ली जाएगी, बेस्ट जजमेंट विड्रॉन मान ली जाएगी, है ना। उसके बाद अगर अगर आपने कुछ, आपके पास कुछ स्क्रूटनी की गई नॉन फाइलर की, स्क्रूटनी कर दी गई, स्क्रूटनी में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे, अगर ये माना कि डिस्क्रिपेंसी है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, 65, 66, 67, 73, 74, 65 डिपार्टमेंट ऑडिट, 66 स्पेशल ऑडिट, 73, 74 डिमांड एंड रिकवरी। फिर हमने पढ़ा था 65, 65, 60, फिर हमने क्या पढ़ा था 65 ऑडिट, ऑडिट पढ़ा था हमने 65, और फिर हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑडिट, फिर हमने पढ़ा स्पेशल ऑडिट 65 और 66। एक बार फिर से डिटेल में हम इसको करेंगे सो दैट जब हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे सो दैट आपको हो जाए। एक बार मैंने आपको मोटा मोटा रिकॉल करा दिया, अब आपने क्या करना है, जब आप एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर ट्राई करना सोते टाइम, या तो सोते हुए या अर्ली मॉर्निंग उठ के इसको एक बार 1.5x या 7x की 7.5 पे देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, 90 डेज में हमने वो एक्सेप्ट करना होता है एंड 6 मंथ में हमें उसको फाइनल बनाना होता है। फर्दर एक्सटेंशन 6 मंथ हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है, ठीक है। अगर ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर करेंगे तो, लेकिन कमिश्नर करेगा तो 4 साल तक हो सकता है, और ऑडिट में 90 डेज का वैसे टाइम है, और 90 डेज का एक्सटेंशन और असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है। कब देगा, जब या तो उसको रिक्वेस्ट डाली जाएगी, कौन डालेगा रिक्वेस्ट, या रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर कोस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन है तो भी उसका हो सकता है। चलिए अब क्या करते हैं, अभी हम करते हैं लेक्चर को अपना वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं करवाने वाली हूँ अपील्स एंड रिवीजन, यस। तो ये 3 या 4 चैप्टर्स करा के एक दिन हम सबके क्वेश्चंस ले लेंगे विद द फास्ट रिवीजन। सो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।